हेलो एवरीवन, और कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड एट होम। तो स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो, दिस इज फिफ्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट लेसन इन हिस्ट्री फॉर क्लास 10th विच नेम इज द फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें सो दैट यू कैन गेट न्यू अपडेट्स ऑन टाइम। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, वीडियो को कंप्लीट देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें कि आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले इस लेसन के 4 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया जाएगा, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हो। तो आवर टुडेज टॉपिक इज टॉपिक नंबर 3, फ्रांस अबोलिशेज मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। यानी फ्रांस में अब राजतंत्र का उन्मूलन हुआ है और गणतंत्र की स्थापना हुई है। मोनार्की सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स, की मतलब एक राजा होता है, वो अपने ही रूल्स चलाता है। तो फ्रांस में अब राजा वाला रूल्स क्या हो गया, बैन हो गया। और रिपब्लिक मतलब कि जहां पर जनता अपने लीडर को इलेक्ट करती है। तो जैसे कि हमारे इंडिया में है, हम इलेक्शन के द्वारा हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। तो ठीक ऐसे ही अब फ्रांस में हो रहा है कि किस तरीके से एक गणतंत्र की स्थापना हो रही है और क्या क्या चेंजेज आए इसके बाद वो हम इस वीडियो में देखेंगे। The situation in France continued to be the tense during the following years। तो यानी कि स्टूडेंट्स की नेशनल असेंबली की स्थापना होने के बाद भी फ्रांस की जो स्थिति थी आने वाले वर्षों में वो भी थोड़ी टेंस बनी हुई थी, मतलब तनावपूर्ण बनी हुई थी। लोगों के अंदर अभी थोड़ी टेंशन थी। Although Louis XVI had signed the Constitution, जबकि लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर दिए थे अपने, यानी कि उसने क्या किया था, नेशनल असेंबली के जो लीडर्स थे उनकी डिमांड्स को मान लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो सीक्रेटली कुछ अलग योजना बना रहा था। कौन बना रहा था? लुई 16। तो ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोटिएशन विद द किंग ऑफ पर्शिया। तो वो पर्शिया का जो राजा था उसके साथ कुछ सीक्रेट प्लान बना रहा था, और सीक्रेट प्लान बना रहा था इस तरीके के कि जनता जो उसके अगेंस्ट गई है वो किसी न किसी तरीके से उस जनता को अपने फेवर में लाए और फिर से उसके पास मोनार्क सिस्टम वाली सारी पावर आ जाए। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड, यानी कि और जो पड़ोसी जो नेबरिंग कंट्री थी उनके जो रूलर्स थे, जो शासक थे, वो भी थोड़े चिंतित थे by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789। तो अभी हमने देखा कि ये कह रहा है कि जो नेबरिंग कंट्री के रूलर्स थे वो चिंतित थे, मतलब उन्हें टेंशन थी किस चीज की, उन्हें टेंशन ये थी कि जो फ्रांस में चेंज आ रहा है कि फ्रांस की जनता जो है अपने राजा के अगेंस्ट जा रही है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, अपनी असेंबलीज बना रही है, तो ऐसा उनके यहाँ भी हो सकता है। तो इसीलिए वो चिंतित थे और इसीलिए वो सब मिलकर फ्रांस के राजा के साथ मिलकर और गर्मियों में 1789 की गर्मियों में अपनी सेना वहां भेजने के लिए वो एक प्लान बना रहे थे कि सेना से वो फ्रांस की जनता को क्या कराएंगे, मतलब कि डरा देंगे या किसी भी तरीके से जनता को अपने फेवर में ले लेंगे। बिफोर दिस कुड हैपन, लेकिन ये होता उससे पहले, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 to declare war against पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। जो नेशनल असेंबली थी उसने 1792 में वार डिक्लेयर कर दिया, मतलब युद्ध डिक्लेयर कर दिया किसके अगेंस्ट? पर्शिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। और इन्हीं दोनों के राजा जो थे वो लुई 16 के साथ मिलकर सीक्रेट प्लान कर रहे थे। लेकिन ये कुछ प्लान करते या इनका प्लान कुछ इफेक्टिव होता उससे पहले जो नेशनल असेंबली थी उसने इनके अगेंस्ट क्या कर दी, युद्ध की घोषणा कर दी। थाउजेंड्स ऑफ वॉलेंटियर्स thronged from the provinces to join the army, और हजारों वॉलेंटियर्स आ गए। वॉलेंटियर्स होते हैं स्टूडेंट्स कि स्वयंसेवी, मतलब अपनी मर्जी से अपनी भलाई के लिए या जनता की भलाई के लिए काम करना। तो ऐसे बहुत से लोग आ गए और उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। They saw this as a war of the people against kings and aristocracies,
वो इस युद्ध को एक देख रहे थे कि ये एक लोगों का युद्ध है, किसके अगेंस्ट, राजा के और एरिस्टोक्रेसी ऑल ओवर यूरोप। एरिस्टोक्रेसी मतलब जो रिच पीपल थे, जो अपना रूल रेगुलेशन कहेंगे या गरीब लोगों के ऊपर अपना टॉर्चर करते थे, टैक्स लेते थे, उन लोगों के खिलाफ पूरे यूरोप में एक ये युद्ध था, राजा और कुलीन वर्गों के खिलाफ। अमोंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स दे संग वाज द मार्सिले कंपोज्ड बाय द पोएट रोजेट दी लाइल, यानी कि वो एक सॉन्ग गाते थे स्टूडेंट्स। इस सॉन्ग का नाम था मतलब वो देशभक्ति सॉन्ग था। पैट्रियोटिक सॉन्ग्स मतलब देशभक्ति सॉन्ग था, और जिसका नाम था मार्सिले सॉन्ग का, और वो कंपोज्ड किया था, मतलब कि जिसने वो बनाया था या जो उसके पोएट थे, कवि थे, वो थे रोजेट दी लाइल। तो ये इट वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्सिल्स एज दे मार्च इनटू पेरिस, और ये सबसे पहले गाया गया जो मार्सिल्स के जो वॉलंटियर्स थे उनके द्वारा, जब वो पेरिस पर धावा बोल रहे थे, पेरिस की ओर मतलब जा रहे थे युद्ध के लिए, उस टाइम उन्होंने वो गाया था। एंड सो गोट इट्स नेम, और इसीलिए इसका नाम मार्सिलेस पड़ा, क्योंकि ये मार्सिलीज पीपल्स ने ही गाया था। एंड मार्सिलीज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, और अब मार्सिलीज क्या है, फ्रांस का नेशनल एंथम है। तो स्टूडेंट्स ये अच्छे से लर्न करना कि फ्रांस का नेशनल एंथम क्या है और इसके पोएट कौन है, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। द रिवोल्यूशनरी वार्स बोट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। तो जो ये क्रांतिकारी युद्ध हुआ स्टूडेंट्स, इससे जनता को बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा उन्हें आर्थिक क्षति हुई, मतलब कि इकोनॉमिकल रूप से, मतलब पैसे के रूप से उनके पास कमी आ गई। वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, जब पुरुष जो थे वो युद्ध के लिए जा रहे थे या गए थे, या उनके जाने के बाद वुमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग ए लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। तो उसके बाद जो महिलाओं की जो जिम्मेवारी थी वो अब बढ़ गई थी, मतलब सारी जिम्मेवारी अब महिलाओं के कंधे पर आ गई थी। कौन सी वाली कि घर चलाने की, रोजी रोटी कमाने की, अपनी फैमिली के लिए अर्निंग करने की, सारी जिम्मेवारी अब महिलाओं की हो गई थी। लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन वर convinced that the revolution had to be carried further, as the constitution of 1791 gave political rights only to the richer section। तो देश की आबादी का एक बड़ा जो हिस्सा था स्टूडेंट्स, यानी बहुत ज्यादा लोगों को ये लगता था कि इस क्रांति को आगे बढ़ाने की और ज्यादा जरूरत है, इस रिवोल्यूशन को आगे बढ़ाने की, क्योंकि जो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें जो पॉलिटिकल राइट्स थे, जो राजनीतिक राइट्स दिए थे, वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए दिए थे। जैसे कि हमने देखा था कि उसका मेंबर कौन बन रहा था, वो मेंबर भी जो थे वो सिर्फ जिनकी 3 दिन की वेज के अकॉर्डिंग वो अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो वही मेंबर बन सकते हैं, वही लोग वोट डाल सकते हैं। तो ये जो कंडीशंस थी ये रिच पीपल के फेवर में थी, ना कि पुअर पीपल के, इसीलिए लोग चाहते थे कि ये रेवोल्यूशन लंबी चले। पॉलिटिकल क्लब्स बिकम एन इम्पोर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर द पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन। तो लोग अब जो है वो पॉलिटिकल क्लब बना रहे थे, पॉलिटिकल क्लब में बैठकर वो अपनी पॉलिसीज या गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिस्कस करते थे, मतलब कि मीटिंग्स बनने लग गई थी लोगों की, अब जिन्हें क्लब का नाम दिया गया, क्लब के मेंबर्स बनने लग गए थे। तो यहाँ वही बात हो रही है कि पॉलिटिकल क्लब्स बनने शुरू हो गए थे, जहां पर वो सारी गवर्नमेंट पॉलिसी और प्लान को क्या करते थे, डिस्कस करते थे। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वाज दैट ऑफ द जैकोबिन्स, और इसमें सबसे मोस्ट सक्सेसफुल यानी सबसे ज्यादा जो सक्सेस रहा वो क्लब था स्टूडेंट्स जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब के बारे में 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, 2 का भी एंड 3 का भी, तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए। विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस, यानी कि जिसका नाम जैकोबिन क्लब का जो नाम रखा गया वो इसके नाम से रखा गया, कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब। Women too who had been active throughout this period formed their own clubs, और महिलाएं भी इस टाइम बहुत ही एक्टिव थी, बहुत मतलब वो भी अवेयर थी और वो भी अपने अलग से क्लब्स बना रही थी।
सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज एंड डिमांड्स। तो इस लेसन का जो सेक्शन 4 है स्टूडेंट्स, उसमें हम और अच्छे से महिलाओं के बारे में रीड करेंगे कि उस टाइम महिलाओं ने क्या कुछ किया, क्लब बनाए, क्लब बनाकर उन्होंने क्या एक्टिविटीज वहां की। तो ये सेक्शन 4 में देखेंगे। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंगिड मेनली टू द लेस प्रोस्पिरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे स्टूडेंट्स, वो मतलब कि एक रिच पीपल नहीं थे, वो लोग थे जो मीडियम वर्ग कहेंगे या फिर पुअर पीपल। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, यानी कि उनमें कौन कौन शामिल थे, छोटे दुकानदार, आर्टिशियंस कलाकार, सच एज शू मेकर्स, जैसे कि शू मेकर्स थे जो जूता बनाने वाले थे, पेस्ट्री कुक्स यानी कि जहां पर पेस्ट्री बनाने वाले थे, बेकरी वाले, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज ए सर्वेंट्स एंड डेली वेजेज वर्कर्स। तो ये सब क्या थे, जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स थे। देयर लीडर वाज, और उनका जो लीडर था स्टूडेंट्स वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, तो ये एक व्यक्ति का नाम है जो जैकोबिन क्लब का क्या था, लीडर था। ए लार्ज ग्रुप अमोंग द जैकोबिन्स डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स, और एक बड़े ग्रुप ने, जैकोबिन क्लब के ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि वो ट्राउजर पहनेंगे, मतलब कि लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर मतलब लंबी धारियों वाली पैंट पहनेंगे, सिमिलर टू दोज वोन बाय डॉक वर्कर्स, यानी कि सेम जो कि डॉक वर्कर्स पहनते थे, ठीक वैसा ही ट्राउजर वो पहनेंगे। दिस वाज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स हु वर नी ब्रीचेस, यानी कि वो इसलिए ये पहन रहे थे, ये वाली ट्राउजर यानी कि ये लंबी धारियों वाली पैंट इसलिए पहन रहे थे क्योंकि वो अपने आप को जो फैशनेबल सोसाइटी थी, मतलब जो रिचर पीपल थे, उनसे अलग दिखाना चाहते थे। और जो फैशनेबल सोसाइटी थी, या जो हम कहेंगे नोबल्स थे या रिच पीपल थे, वो लोग जो पहनते थे वो पहनते थे घुटनों तक की पैंट, जिसको कि वो क्या कहते थे, उसको कहते थे नी ब्रीचेस, यानी कि घुटनों तक की पैंट। लेकिन जैकोबिन क्लब्स ने लॉन्ग बनवाई, जो धारियों वाली, स्ट्रिप्स वाली, जिससे कि वो उनसे अलग दिखे। यहाँ पिक्चर में दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये देखिए ये धारियों वाली लॉन्ग पैंट है, ये जैकोबिन क्लब्स के मेंबर पहनते थे। और यहाँ महिलाएं हैं, ये भी यही पहन रही हैं स्ट्रिप्स वाली। ओके, अब ये एक वर्ड था यहाँ पर कि जैकोबिन क्लब्स का जो नाम रखा गया था वो रखा गया था कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब के। यानी कि कॉन्वेंट क्या है, कॉन्वेंट जो है एक धार्मिक जीवन को समर्पित एक वहाँ की इमारत थी स्टूडेंट्स, इमारत का नाम था ये, जिसके नाम से जैकोबिन क्लब्स का नाम रखा गया। ऑन द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स वी हैव ए पिक्चर, यहाँ पर एक महिला की पिक्चर दी गई है और यहाँ बताया गया कि ये वो टाइम था जब महिलाओं को छूट मिल गई थी कि वो अपनी कलाकारी जो है वो शो कर सकती थी पिक्चर के द्वारा। तो महिलाओं का जो इस तरीके का जो पिक्चर होता था वो आज़ादी का एक स्वरूप होता था, आज़ादी का एक प्रतीक होता था। तो ये उस टाइम की बनाई गई पिक्चर है। It was a way of proclaiming the end of the power wielded by the weavers by the वेरियर्स ऑफ नी ब्रीचेज, यानी कि ये एक तरीका था स्टूडेंट्स लोगों का कि वो अब दिखाना चाहते थे रिच पीपल्स को कि ये अब उनका एंड शुरू हो गया है, मतलब उनकी जो मनमर्जी थी अब उसकी खत्म होने की शुरुआत हो गई है। दीज जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज द सोकुलोट्स, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेज, यानी कि ये जैकोबिन क्लब जो था वो सोकुलोट्स के नाम से भी जाना जाता था स्टूडेंट्स, जिसका मतलब था कि बिना घुटनों के, यानी कि उनकी जो ड्रेस थी वो बिना घुटनों की थी, यानी कि वो लॉन्ग पहन रहे थे। सोकुलोट्स मीन वोर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिंबलाइज लिबर्टी, और जो सोकुलोट्स के जो मेंबर्स थे, मतलब जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर्स थे, वो रेड कैप भी पहनते थे, जो कि किस चीज को प्रतीक थी, किस चीज का, वो लिबर्टी का प्रतीक थी, आजादी का। वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, लेकिन महिलाओं को ये पहनने की इजाजत अभी नहीं थी। In the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of
पेरिशियन हु वर इंगेज्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइजेज ऑफ फूड, यानी कि 1792 की जो गर्मियां थी उसमें जैकोबिन क्लब्स ने जो खाद्य पदार्थों की यानी खाने की चीजों की जो कमी आ रही थी या जो उनके रेट बढ़ रहे थे, हाई प्राइजेज ऑफ फूड, तो उनके अगेंस्ट जो थे पेरिस के लोगों के साथ मिलकर एक बड़ा हम कहेंगे कि युद्ध छेड़ दिया, कि जैसे कि पेरिस के लोगों के साथ मिलकर उन्होंने जो खाने की चीजों के रेट बढ़ रहे थे उनके अगेंस्ट क्या किया, युद्ध छेड़ दिया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 यानी 10 अगस्त की सुबह दे स्टॉर्म द प्लेस ऑफ द ट्यूलेरिये, यानी कि उन्होंने ट्यूलेरिये की जो जगह थी ट्यूलेरिये पर जाकर मास्कर्ड द किंग्स गार्ड, जो राजा के जो गार्ड्स थे उनको मार दिया, यानी लुई 16 के गार्ड्स को मार दिया गया। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल हॉर्स, और राजा को कई घंटों के लिए बंधक बना लिया, मतलब अपने पास बंधक बना लिया। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, और बाद में असेंबली ने शाही परिवार को, मतलब रॉयल फैमिली जो राजा की फैमिली थी उस फैमिली को जेल में डालने का एक प्रस्ताव पास किया। इलेक्शंस वर हेल्ड, और फिर इलेक्शन हुए, नए चुनाव कराए गए। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबोव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गोट द राइट टू वोट, यानी कि अब क्या हुआ, नए इलेक्शन में सभी व्यक्ति जो 21 साल से क्या है ऊपर है वो वोट डाल रहे थे, यानी कि यहाँ अब ये नहीं था रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ वाला सिस्टम, कि मतलब जो पहले था कि 3 दिन की जो अपनी वेजेज के अकॉर्डिंग के इक्वल जो अपना टैक्स पे करेंगे वही वोट डालेंगे, तो अब उसको हटा दिया गया। अब सिर्फ एक ही कंडीशन रखी गई कि एज लिमिट क्या थी, 21 ईयर्स, यानी कि 21 ईयर्स के सभी लोगों को अब वोट डालने का क्या हो गया, राइट हो गया। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन, यानी कि जो अब नई जो असेंबली बनी उसका नाम रखा गया कन्वेंशन। और ऑन 21 सितंबर 1792 इट अबोलिश्ड द मोनार्की, और यानी कि 21 सितंबर 1792 को जो मोनार्की सिस्टम था उसको अबोलिश किया गया। एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस ए रिपब्लिक, और फ्रांस को एक रिपब्लिक देश घोषित किया गया। तो मोनार्की मतलब एक राजा का रूल होना, और रिपब्लिक मतलब लोगों के द्वारा अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुनना। एज यू नो ए रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसा कि आप जानते हो रिपब्लिक क्या है, एक गवर्नमेंट का रूप है। वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द, यानी कि जहां पर लोग अपना क्या करेंगे, अपनी गवर्नमेंट खुद इलेक्ट करेंगे, और चाहे वो हेड ऑफ द स्टेट हो उसको भी। देयर इज नो हेडिटेरी मोनार्की, अब वहां पर हेडिटेरी मोनार्की नहीं होगी, मतलब वंशागत मोनार्की राजतंत्र होता है स्टूडेंट्स, कि वंशागत होता है कि जैसे एक राजा, फिर आगे चलकर उसी का बेटा राजा बना, फिर आगे चलकर उसी का बेटा राजा बना, तो अब ये सिस्टम वहां नहीं रहा। अब इलेक्ट के द्वारा लोग चुनेंगे, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम लीडर क्या हो, चेंज हो। You can try and find out about some other countries that are republics and investigate when and how they become so. तो अब तुम ट्राई कर सकते हो ऐसी कुछ और कंट्रीज के बारे में जो कि अब रिपब्लिक है, और वो अब रिपब्लिक है तो वो कैसे बनी, क्या सर्कमस्टांसिस वहां रहे और किस तरीके से वो रिपब्लिक बनी। तो ऐसे में एक हमारा इंडिया भी आता है, तो इंडिया भी अब एक रिपब्लिक कंट्री है जहां पर लोग अपनी गवर्नमेंट खुद इलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं लुई 16 का क्या हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि राजा तो अब वहां रहा नहीं, टोटली वहां पर अब क्या आ गई, वहां पर तो अब ये गवर्नमेंट दूसरी आ गई। लुई 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय ए कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन, यानी लुई 16 को देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। ये देखो स्टूडेंट्स, देशद्रोह के आरोप में मतलब कि वो सीक्रेटली वो प्लान बना रहा था अपनी देश की जनता को अपने कंट्रोल में लेने के लिए या उनके ऊपर अपना दबाव बनाने के लिए। तो इसके लिए उसे क्या किया गया, इसके लिए उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाकर उसे मौत की सजा सुना दी गई। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वाज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डी ला कॉनकार्ड, यानी कि ये जगह है प्लेस जहां डी ला कॉनकार्ड पर ओपनली मतलब सबके सामने 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को
जो है उसको फांसी दे दी गई स्टूडेंट्स। और द क्वीन मैरी एंटोनेट मीट विद द सेम फैट शॉर्टली लेटर, और थोड़े टाइम बाद जो रानी थी लुई 16 की जो वाइफ थी, जो रानी थी मैरी एंटोनेट, उसके साथ भी यही हुआ, यानी उसे भी फांसी की सजा दे दी गई। तो देखिए स्टूडेंट्स की एक राजा की जो निरंकुश पावर्स थी उसके पास, उनका क्या रिजल्ट हुआ कि राजा को फांसी दी गई लास्ट में, और फ्रांस अब क्या बन गया, एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। इसके आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक अच्छे से आपने लर्न कर लेने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस पार्ट में से निकलते हैं, एक एक नंबर के भी, 3 नंबर के भी, तो आपको अच्छे से ये सब लर्न करने हैं। At last, students, thanks for watching and please like, share and subscribe my channel. Stay home, stay safe. हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लर्न कर लीजिएगा।